न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने महिलाओं, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, हम समाज के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे। निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास बनाए जाएंगे। राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया जाएगा। इसी के साथ लव जिहाद कानून को और कठोर किया जाएगा। इसके साथ ही महिला थानों की संख्या को दोगुना करते हुए 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत भी की जाएगी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 3 नई सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। पंचायत स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा श्रमिकों के वेतन में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने की योजना भी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र पहले ही जारी हो चुका है। कांग्रेस ने इस बार चुनावी घोषणा पत्र 4 धाम 4 काम के तहत बनाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही पार्टी ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा भी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात भी कही है। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि राज्य में गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार नहीं होंगे। वहीं बात आम आदमी पार्टी की करें तो वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से कई वायदे किए हैं। इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार, बेरोजगारों को 5,000 रुपए महीना, महिलाओं को 1,000 रुपए महीना, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, शहीदों को 1 करोड़ की सम्मान राशि की बात भी कही गई है। अब जनता की बारी है कि जनता को किसका मैनिफेस्टो पसंद आता है और जनता किसे उत्तराखंड का सरताज बनाती है। ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हमने दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 30,000 करोड़ का। अभी हम लोग बहुत एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन में, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए और वो जिंदी है। तो मैंने कहा, जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, सरकार मैं बोलूंगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी चलेगी। एक भी पेड़ नहीं काटना और 1,000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया, ऑलरेडी देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए। हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं के वहीं ट्रांसप्लांट करो, या सरकार जो कहेगी वहां पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने ली है, जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर 2800 करोड़, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1,066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटर रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर 1735 करोड़, ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक
चार धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसको आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए। आज इसका प्रकाशन हुआ है। मैं निश्चित रूप से निशिंग जी को भी धन्यवाद देता हूं, पार्टी के अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत सही अप्रोप्रिएट विजन, जो मैंने पहले कहा था कि यू कैन डोनेट आई बट यू नॉट डोनेट विजन, तो विजन यानी दृष्टि, तो ये एक भविष्य की दृष्टि। और हम लोग वो नहीं है कि जो बातें करके भाग जाते हैं, हम वही लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता से मैं अपील करूंगा कि फिर से एक बार जनता हमको आशीर्वाद दे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत दे, यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र यानी दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है और आम आदमी पार्टी भी, उन्होंने 10 गारंटी जो है वो प्रदेश को दी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कमलेश उनियाल जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ रेणु नेगी जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, और संगीता शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर, और आप दोनों का भी बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं कमलेश जी आप ही के पास आना चाहूंगी। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, दृष्टि पत्र का नाम दिया गया है, और इससे पहले कहा गया है कि तमाम जो 70 विधानसभा है वहां पर पेटियां रखी गई थी, लोगों से सुझाव मांगे गए थे और लोगों के सुझाव पर ये जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा जब से हमने चुनाव कालखंड स्टार्ट हुआ है और जब से पार्टी चुनाव मूड में आई है, तो हमने प्रत्येक विधानसभा में एक अलग से कैंपेनिंग करके, अलग से कार्यकर्ताओं की टोली लगा करके आम जनमानस के फायदे के लिए, आम जनता की जो इच्छा है और उन चीजों के अपने दृष्टि पत्र पे डाला है। और ये सुझाव हमारे पास आए विधानसभा 70 की 70 विधानसभाओं से हमारे पास ये सुझाव आए थे, भाई क्या होना चाहिए, किस तरह, तो उसका फिर एक इसकी स्कैन कमेटी थी जिसमें तय किया गया, और उसके बाद उसको बड़ा जिससे उत्तराखंड की जो भौगोलिक दृष्टिकोण से, चाहे उसमें पर्यावरण का मामला हो, चाहे कोई भी आपका रोजगार से संबंधित कोई स्थिति हो, या आर्थिक रूप से जो भी जितने भी प्रत्येक आम जनमानस के फायदे के लिए जो चीजें हैं उनको अपने अपने दृष्टि पत्र में डाला है। ठीक है, रेणु नेगी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, दृष्टि पत्र, उस पर क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं घोषणा पत्र पर बात करने से पहले बीजेपी से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि 2017 के घोषणा पत्र की बात कर लेते। उन्होंने कहा था 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, तो कहाँ है उनका लोकायुक्त? गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, वो भी कोई गप साबित हुआ, ग्रीनकालीन बना के छोड़ दिया और वहाँ कुछ नहीं होता है। युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी में आज उत्तराखंड देश में नंबर 1 है, तो ये कौन से घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं? जिस घोषणा पत्र को आज ये दृष्टि पत्र नाम दे रहे, तो उस 2017 के घोषणा पत्र को अब ये लोग क्या कहेंगे? हम पूछना चाहते हैं लोगों से, महिलाओं के लिए क्या किया इन्होंने, पहाड़ों के लिए क्या किया? जो उन्होंने पलायन आयोग बनाया था, वो आज इनका पलायन आयोग पौड़ी से देहरादून पहुंच गया। तो ये किस दृष्टि पत्र की बात कर रहे हैं? ये दृष्टि पत्र तो केवल कोरी गप रह जाएगा, क्योंकि जो पहले इन्होंने 2017 में घोषणा पत्र जारी किया था वो भी कोरी गप साबित हुआ। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं कि फिर से इन्होंने सिर्फ एक ही चीज साबित की है। 5 साल में इनको जो मेजोरिटी से विधायक दिए थे उत्तराखंड की जनता ने, क्या दिए इन्होंने उत्तराखंड की जनता को? 3 मुख्यमंत्री। किस लिए? सारा रोजगार तो उन्हीं 3 मुख्यमंत्रियों को मिला, जो युवाओं को मिलना चाहिए था, जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को मिलना चाहिए था। तो कैसा घोषणा पत्र, कैसी दिव्य दृष्टि, कैसी देवभूमि में ये दृष्टि पत्र ला रहे हैं, वो भी इतने दिनों बाद? अभी तक कुंभकर्णी नींद सो रहा था इनका घोषणा पत्र, या किस चीज का इंतजार कर रहे थे ये लोग? तो मैं यही कहना चाहूंगी बीजेपी वालों से कि 2017 के घोषणा पत्र की भी बात कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, 2017 की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो घोषणा पत्र आज जारी किया गया है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या कुछ कमी आपको लगी और क्या आपको सही लगा उसमें, ये समझना चाह रही हूँ मैं आपसे। नहीं, बिल्कुल कमी है उसमें। बिल्कुल आप देख लीजिए, 57 सीट जब जनता ने इनको नवाजा था तो कैसी सरकार रही इनकी? अस्थिर सरकार रही। 3 इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए 5 साल में। रोजगार मिला नहीं आज तक युवाओं को, और जनता जो है वो आप देख ही रहे, इनके बीजेपी विधायकों को जनता दौड़ा दौड़ा के भगा रही है।
इनके जो महिला सम्मान की ये लोग बात करते, इनके विधायक पर खुद बलात्कार के आरोपी है। ठीक है, महेश जी पे ठीक तो है। एक महिला ने बलात्कार का आरोप तक लगाया है। ठीक है रेणु जी, लौटूंगी मैं आपके पास। संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आज तक भी यहाँ बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कितने काम यहाँ कर दिए। पिछले घोषणा पत्र की बात करें तो कितने युवाओं को नौकरी दे दी, जो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 6 महीने में हम जितनी भी रिक्तियां हैं वो सब भर देंगे। तो क्या इन्होंने उसको भरने का काम किया? और जो अब ये नया घोषणा पत्र लेकर के आ रहे हैं, तो जब इन्होंने 5 साल का समय उत्तराखंड की जनता का बर्बाद कर दिया, अपने वायदे पूरे नहीं किए, जो काम ये आज हम गिना रहे हैं दृष्टि पत्र को ला करके कि अब हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, तो आप किया जाए कि आप काम करेंगे। ठीक है संगीता जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास मैं आना चाहूंगी कमलेश जी। फिलहाल 2017 के घोषणा पत्र की बात दोनों ही प्रवक्ताओं ने की है। खुद रेणु जी भी कह रही हैं और संगीता जी भी 2017 के घोषणा पत्र की बात करने का जिक्र कर रही है। कितना काम किया, कितना नहीं किया, वो जमीनी हकीकत सभी ने देखी। मैं तो एक चीज बोलूंगा, मैं जो पहले प्रवक्ता थे ये कौन सी पार्टी थे, क्योंकि आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही थी, जरा आप मेरे को इनका बारे में परिचय दे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस से प्रवक्ता है रेणु नेगी जी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से नेता है रेणु नेगी जी। कांग्रेस से जो मैं तो एक चीज कहूंगा कि 2017 में जो हमने वादे किए थे, हमने चाहे हम रोजगार के क्षेत्र में बताएं तो रोजगार हो, चाहे जो भी हमारी प्रायोरिटी थी उस स्थिति को सब उसमें हमने तो किया है और हम तो करे आ रहे हैं। चाहे वो केंद्र की बात करते हैं या प्रदेश की बात हम करते हैं, तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हमने इसलिए दृष्टि पत्र जो आने वाले 2022 के चुनाव के बाद हमने देखा, और जहां तक ये रोजगार की बात करते तो हम ये रोजगार का वैसे विषय बिंदु नहीं है, 7,11,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है इस कार्यकाल खंड में। आप ये देखिए, रोजगार का मतलब ये है कि आज का जो रोजगार का परिप्रेक्ष्य है, युवाओं की जो सोच है रोजगार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनको बदलाव है। आपने देखा कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रशासनिक सेवा में भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग आप ये देखिए कि अपना स्वरोजगार की तरफ, जो सबसे ज्यादा आजकल लोगों का युवाओं का जो चलन है, वो चाहते हैं कि हम लोग अपना स्वरोजगार करें। तो स्वरोजगार के सेक्टर में भी अगर हम टोटल मिला के दें 7,11,000 लोगों के करीबन, हमने इस वक्त पहले भी कई बार डिबेट हुई है। हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल केंद्र सरकार थी, वो जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी जॉब थी उसमें हमने जो उसकी सब्सिडी बढ़ाने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से एक ही उद्देश्य था कि 70% रोजगार स्थानीय प्राइवेट सेक्टर में मिले। तो प्राइवेट सेक्टर का टोटल हम लोगों को कम से कम 1,62,000, कमलेश जी, हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1,62,000 प्राइवेट सेक्टर मिला। उसके अलावा मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिला। आप ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो चल रही हैं, आज कर्णप्रयाग रेल मार्ग की जो योजना चल रही है, मैं स्वयं उस क्षेत्र में अपना केदारनाथ या बद्रीनाथ क्षेत्र में हम लोग जो कर्णप्रयाग तक जो रेल जा रही है, उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है 70% प्राइवेट सेक्टर में। उसके अलावा हमारा होम स्टे है, मत्स्य पालन है, सौर ऊर्जा का जो हमारा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा आप ये देखेंगे निजी सेक्टर में भी हम लोगों ने पर्यटन के स्तर पर भी युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। कई ऐसी योजनाएं जो हमारी पाइपलाइन है। इस पूरे कालखंड के अंदर मैं एक चीज और बोलूंगा, फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि आपने जो मुझे टाइम दिया है, मैं बताऊंगा कि पूरी योजना के अंदर आप ये था कोविड जो कोरोना कालखंड जो आया, कोरोना कालखंड में आप ये लेकर 3.5 लाख करीबन 6-6.5 लाख प्रवासी भारत जो अन्य स्टेट में थे वो उत्तराखंड में वापिस आए, और उसके बाद 3.5 लाख जो प्रवासी थे वो यहीं रुके हैं। उस स्थिति में भी उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार के लिए हमारी एक सिंगल पाइपलाइन है, सिंगल विंडो के माध्यम से रोजगार दिया गया है। तो हमने जो उतनी बड़ी भीषण महामारी के बाद आप ये देखें कि उसके बाद भी उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं हमने अपने जो हमारे जो विकास कार्य कहीं अवरोध नहीं हुए। आप ये देखिए ना, पूरे कालखंड के अंदर। कमलेश जी, संगीता जी, आपने कहा था 2019 तक गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाएंगे। क्या गांव-गांव तक सड़कें पहुंच गई उनियाल भाई? विधानसभा पिथौरागढ़ और चंपावत की बात कीजिए, वहां आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो कह रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं।
तो सोचिए 5 साल बाद भी उन्हें ये कहना पड़ रहा है, जो आपके मैनिफेस्टो की लाइन थी कि हम गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाएंगे, और जो आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो फिर इस मैनिफेस्टो में भी आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी मुहैया कराई जाएंगी, तो 5 साल तक भी आपकी सरकार थी, रेफर सेंटर क्यों बने हुए थे अस्पताल? कमलेश जी, मैं तो एक चीज कहूंगा कि आप ये लेके चलिए ना, जो हम लोग घर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या हर ग्राम सभा, केंद्र सरकार की मत बताइए। आपके मुख्यमंत्रियों ने यहाँ क्या किया है जो आपने मैनिफेस्टो में कहा था? जो आज आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे या मुख्यमंत्री जी? पहले ये डिसाइड कर लीजिए। मैं बोलूँ, आप या तो आपके बीच, आप जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं तब आप बोले। सुन लीजिए आप जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हमारी जो सरकार है और जो हमारी उपलब्धियां हैं, या इनके हिसाब से ये कहते हैं उपलब्धियां नहीं है, तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं। जब डबल इंजन की बात होगी तो डबल इंजन की बात सेंटर की भी होगी और राज्य सरकार की होगी। आप ये देखें ना, आयुष्मान जो योजना है पूरे भारतवर्ष के अंदर अधिकतर राज्यों में बीपीएल कार्ड धारकों को है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर आप ये देखें, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप हो या चाहे हम हो, सब लोग 5 लाख के अंतर्गत कवर हुए हैं। तो ये त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में तो ये चीजें उपलब्धि है, आप इसको क्यों नहीं मान सकते हैं? जब दूसरी बात, अगर आप सड़क की बात कर रहे हैं, तो सड़क के माध्यम से भी आज विकास कार्य प्रगति पे है, और कई ऐसे दूर दराज गांव थे जहां सड़कें नहीं पहुंची, वहां पे आज रोडें पहुंच रखी हैं। मैं मानता हूं कि संपूर्ण विकास अभी कहीं ना कहीं क्रम है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, जो हमारे पूरे पुराने कार्य जो घोषणाएं हैं उनको भी पूरा करेगी, और जो नया हमारा हो जाते। ठीक है कमलेश जी, रेणु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात रखें। उसमें से 150 कर देगा, तो घोषणा पत्र जारी करने की क्या जरूरत थी? आप बताइए। और डबल इंजन की सरकार कहती है हम ड्रग्स पे रेट लगाएंगे, और शराब का ठेका पहली बार किसने खोला? बीजेपी सरकार ने। किसकी सरकार है वो? हिंदुओं की ठेकेदार बनाने वाली सरकार। आप रोजगार की बात करते हैं रेलवे में और एनएच में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितने लोकल युवाओं को आपने रोजगार दिया है? यहाँ जितने काम करने वाले एनएच में और रेलवे में सब बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से आए हुए। उत्तराखंड का युवा तो पत्थर हो रहा है। कौन से रोजगार की बात करते हैं आप? बड़ी बड़ी बातें आपने घोषणा पत्र में जारी की है, धरातल पर तो काम कीजिए। और शराब की बात, आप 2017 बीजेपी के घोषणा पत्र में धीरे धीरे शराब करेंगे, और जो पहले पिछली सरकार थी उससे ज्यादा, उससे दोगुने चौगुने शराब के ठेके उत्तराखंड में खुलवाए। और जब महिलाओं ने इस बात का विरोध किया तो क्या किया? आप लोगों ने उनके केस टुकवा दिए, टेम्पो से घरों में, घर के दरवाजों पर शराब भिजवा दी। आप कैसे रोक लगवाएंगे? घोषणा पत्र में ये सिर्फ धूप का पुलिंदा है और कुछ नहीं। कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, आपका घोषणा पत्र मात्र झूठ का पुलिंदा है। कितने युवाओं को रोजगार दिया, और उत्तराखंड का युवा अभी भी पत्थर ढो रहा है, ये बातें कई है रेणु जी ने। इन मोहतरमा से जी से बोलिए कि जब बेरोजगारी बिंदु पे विषय होगा तो मैं पूरे डाटा लेके बोलो। मैं बोलता रहा हूँ 7,11,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है। कई योजनाएं पाइपलाइन है स्वरोजगार के अंतर्गत, स्टे होम योजना। आप ये देखिए किसकी सरकार में आई है, आपके कार्यकाल में क्या हुआ है। ये तो मैं इससे पूर्व जो सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धि भी आएगी उसके अंदर। आप ये देखिए ना, आपके कार्यकाल में कितना पैसा है, कांग्रेस के कार्यकाल में कितना पैसा है स्टेट के लिए। आज 100 करोड़ से ज्यादा पैसा उत्तराखंड को केंद्र सरकार के द्वारा आया गया है। कई योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो आप कहने के मतलब यह है कि कई हजारों करोड़ों की बात अगर हम लोग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में लगता है। इसीलिए तो हम डबल इंजन की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जिस तरह से हमने जो कहा है वो क्या है, और जो हम अब कहेंगे भी 2022 के घोषणा पत्र में, वो भी पूरा होगा। मैंने कहा कि फिर भी कई जगह रह गए, कई चीजें हैं जो अभी गुंजाइश, कहते हैं ना कि संपूर्ण विकास नहीं हुआ हमारा। मैं मान सकता हूँ इस बात को, क्योंकि ये इतना बड़ा भीषण महामारी कोविड काल के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से अपने जो वादे हैं वो पूरे किए हैं। सरकार के कार्यकाल को आप 10 साल का समझकर बैठे हैं क्या कमलेश जी? हेलो,
चलिए, संपर्क उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं संगीता जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से लगातार एक गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही जाती है, उसको जब भी वो सवाल किया जाता है तो एक ही बात जो है वो बीजेपी की ओर से सामने आती है कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना ही दिया है गैरसैंण को। देखिए, दोनों ही सरकारें कांग्रेस और बीजेपी रही हैं और 21 साल में भी एक स्थायी राजधानी हमारे उत्तराखंड को नहीं मिली है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी भी ये फिर से यही कह रहे हैं कि हम राजधानी बनाएंगे, भू कानून लेकर के आएंगे। तो अभी 5 साल भी आप ही की सरकार थी, आप भू कानून क्यों लेकर के नहीं आए? आप फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भू कानून लेकर आएंगे। आप कह रहे हैं हम 1 साल में 3 सिलेंडर फ्री देंगे जो गरीब महिलाएं हैं उनको, तो आपकी अभी भी तो सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? तो आप फिर से झूठे वादे और जुमले फेंक रहे हैं। तो अब इस बार जनता आप पे भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि 5 साल में आपने महंगाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, महिलाओं की रसोई का बोझ इतना बढ़ गया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ कुछ भी नहीं हो पाई। इन्होंने हेल्थ सेक्टर में कोई काम उत्तराखंड के लिए नहीं किया। हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सरकारी स्कूलों की हालत आज भी जस की तस है। जब आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की बात की, शिक्षा की बात की, तो इन्होंने अब उनपे लिपाई पुताई कर दी है और उनको एक कवर पहना दिया कि नहीं बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन आज भी शिक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ जस की तस है, सरकारी स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ है। तो बीजेपी झूठ बोलना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं जानती। आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण करते हैं। पिछले मैं 10 साल की बात करूं तो 7 मुख्यमंत्री बदल गए, 9,245 घोषणाएं हुई और केवल 18 आज तक ऐसी हैं जो पूरी हो पाई हैं। बाकी या तो वो शासनादेश में रह गई या वो धरातल पर पहुंच ही नहीं पाई हैं। तो ऐसी तो यहाँ उत्तराखंड को घोषणाओं का पुलिंदा दे दिया जाता है। ठीक है रेणु जी, सरकार कांग्रेस की भी रही है और लगातार आरोप कांग्रेस पर यही लग रहे हैं कि जब बीजेपी ने नहीं किया तो कांग्रेस ने कौन सा अपने कार्यकाल में एक ज्यादा अच्छा काम किया? कांग्रेस ने बहुत काम किया मुस्कान जी, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। पहाड़ों को जो पहचान दी है, जो उत्तराखंड की मूलभूत जो कोदा झंगोरा गाड़ गदेरों को जो पहचान दी है, वो हरीश रावत की सरकार ने ही दी है। और जो ये उसको यात्रा जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा थी, उसको भी इन्होंने बीजेपी ने बंद करने का काम किया जो हरीश रावत ने शुरू किए थे। पेंशन जितनी है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पीलू रोटेरी पेंशन, ये सब हरीश रावत ने ही किए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हुए। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है, उत्तराखंड की अगर बात करें तो एकमात्र कांग्रेस वो सरकार है जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई है उत्तराखंड में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कांग्रेस ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बिल्कुल 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस उसके बावजूद भी आप अपने समय में भी आपने अगर उत्तराखंड को राजधानी नहीं दी तो फिर क्या आपका कार्यकाल रहा? बता दें, अभी तक राजधानी नहीं मिल पाई है। उसके बाद अब आरोप बीजेपी पर लग जाते हैं, लेकिन उस समय में भी राजधानी दी जा सकती थी। बिल्कुल 5 साल अगर और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को देती तो बिल्कुल आम लोगों को राजधानी मिलती, गैरसैंण राजधानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी ने क्या किया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के छोड़ दी, उसके बाद कुछ नहीं। ठंड है तो इनकी विधानसभा निरस्त हो जाती है, देहरादून में बैठ जाते, ज्यादा गर्मी होती है तो ये देहरादून में बैठ जाते। तो 30 लाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, केवल एक ठप्पा लगा करके छोड़ दिया है कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और सड़कों की बात करती है, सड़कों की बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश जी कह रहे थे, तो चमोली जब घाट में सड़कों के लिए महिलाओं ने युवाओं ने आंदोलन किया तो बीजेपी सरकार ने क्या किया, दरबार लाठीचार्ज करवाया उनको। ये बात करते हैं कि सड़कें भी हमने एनएच दिया है, गांव-गांव सड़कें पहुंचा चुके, तो फिर क्यों अगर सड़कें हैं गाँव में तो क्यों गर्भवती महिलाओं को कुर्सी में डंडी कंडी में बिठाकर सड़कों तक लाया जाता है? स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हॉस्पिटल बनाए, अरे जो हॉस्पिटल है उन्हीं को डॉक्टर मुहैया करा दीजिए, उन्हीं पे आप अपने इक्विपमेंट अच्छे भिजवा दीजिए, उन्हीं में सुविधा दे दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कमलेश जी कुछ कह रहे हैं, कमलेश जी कुछ कह रहे हैं आपकी बातों में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरी आवाज आ रही है जी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम बार ही डॉक्टर पहाड़ चढ़े हैं। आप ही देखेंगे त्रिवेंद्र जी के उस कार्यकाल के लेके चले जा, भारतीय जनता पार्टी के टाइम की हम लोग बात करते हैं। और जहां तक कांग्रेस ये इतने गुणगान गा रही है कि ये कर दिया वो कर दिया, इनके कार्यकाल में तो हरीश रावत वही है ना मुख्यमंत्री उस समय कि मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा, आप जितना चाहिए विभाग को लूट लो। 25 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ तो वीडियो वायरल हो रखी है ना।
आप ये देखें ना, तुष्टीकरण की राजनीति का अगर किसी के अंदर श्रेय जाता है तो हरीश रावत जी के अंदर आता है। जब चुनाव की भी वीडियो वायरल होने वाली थी, बस वो वायरल नहीं होने दी गई। लीजिए ना मैडम, वीडियो वायरल होने वाली है तो हम भी देखेंगे ना। आप ये देखिए ना, ये तो मैं एक चीज ये बोलूंगा, भारतीय आज कांग्रेस एक टूटता। अब मुझे बोलने देंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के अगर कालखंड की बात करते हैं, हम डबल इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं, आप ये बताएं ना, आपकी भी तो डबल इंजन की सरकार है, रही है, उत्तराखंड में भी रही है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी रही है। कितना पैसा आया है उस समय, आप ये देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम अपने कार्यकाल के मात्र 7.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, इतना पैसा दिया गया कि आप उसके कहीं तक भी नहीं पहुंचते हैं। जितनी योजनाएं हमारे चाहे प्रदेश कार्यकाल में हो, मैं फिर भी एक चीज मान रहा हूँ, ये चीज ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताओ ना, आप बार बार कैसे बोल सकते हैं कि भाई हरीश रावत जी के टाइम आपके कार्यकाल में तो आंखें बंद कर दो, मैं विभाग को लूटने वाली बातें किसके कार्यकाल में? आप ही बताइए ना। आपके में अगर अस्थिरता की अगर हम बात करते हैं तो चाहे एनडी तिवारी के टाइम से लगाया जाए, और एनडी तिवारी के टाइम से लेकर बोगरा जी का कार्यकाल में आप ये देखिए कि किसने बार बार दिल्ली जाकर के, कौन व्यक्ति, आप ही के तो नेता जाकर के बार बार दिल्ली जाकर के भाई सरकार को गिराने की वो करते थे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, घोषणा पत्र की बात कीजिए, 2017 के घोषणा पत्र की बात। अगर घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ मैं, अगर घोषणा पत्र की, हम तो अपने जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट दृष्टि पत्र है उसके अंतर्गत हम तो कह ही रहे हैं, जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। 2017 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2017 कमलेश जी, रेणु जी, लोकायुक्त भी बता दे जरा, उस पर भी बात कर लें। समय आने पे आप ये देखिए ना, समय आने पे जो स्थिति बनेगी, चाहे लोक आयुक्त हो गया, उससे भी कोई सख्त कानून बनाने की बात होगी। आपने कहा था मैनिफेस्टो में 100 दिन में लोकायुक्त आ जाएगा। अरे आप पहले दिल्ली में तो लाके देखिए, दिल्ली की स्थिति आप अभी से बोल रहे हो। आप उत्तराखंड से सवाल पूछा जा रहा है, आप अपना जवाब दीजिए। कोरोना काल में जो आपके मोहल्ला क्लिनिक थे उनमें गाय के ताले लगे हुए थे, गाय का बसेरा था, घोसला बना रहे थे। आप किसी का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक एक बार फिर से चर्चा की ओर कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ कमलेश जी मौजूद हैं। कमलेश जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप बार बार ये बात कहते हैं कि 5 साल हमें और मिलेगा और समय आएगा तो हम जो काम है उसको बढ़ा देंगे, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। क्या बीजेपी के लिए जो सरकार का कार्यकाल है वो 5 से ज्यादा साल का होता है क्या? चलिए, कमलेश जी से संपर्क टूट गया है। संगीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात रोके, कुछ कह रही थी आप। देखिए, बीजेपी ने जो 2017 के वादे किए थे वो तो अब तक पूरे नहीं किए हैं, और एक नया झूठ का पुलिंदा लेकर के और आ गए। तो जब 5 साल इनको पूरे बहुमत की सरकार जनता ने दी, तो इन्होंने कितना काम करके जनता को दिखाया। इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो रिक्तियां सारी भर दी जाएंगी और युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आज भी हम देखें तो लगभग 59,000 सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं, तो आज तक वो क्यों नहीं भरे गए? 5 साल का पूरा कार्यकाल इनका चला गया। इन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा उत्तराखंड की जनता को। तो क्या 24 घंटे बिजली और पानी मिल रहा है? हमारे दूरस्थ इलाकों के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने हर घर नल और जल की बात की, केवल पाइपलाइन बिछ करके रह गई, टोटियां लगी हुई हैं, आज तक उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उसमें पानी आ रहा हो। और लोगों को आज भी, महिलाओं को सर पे पानी रख करके गधेरों से पानी लाना पड़ रहा है, 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके। तो ये जो वादे करते हैं उनको पूरा तो करते रही है। बीजेपी की सरकार केवल झूठ 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 और झूठ बोलना जानती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और धरातल पर इनके कोई काम नहीं है। और इस बार फिर ये जनता को चाहते हैं कि हम फिर से एक बार और उनके आगे जुमले लेकर के आ जाएं और जनता हमारी बात मान ले और फिर 5 साल इन्हें ले आए। लेकिन इस बार जनता ऐसे बेवकूफ बनने वाली नहीं है, बहुत समझदार जनता है उत्तराखंड की। तो इसलिए भाजपा को
2022 में इनका रास्ता जरूर दिखाएगी। ठीक है, मैं आपसे बात समझना चाहूंगी। खैर कमलेश जी भी लौट गए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी कमलेश जी आपके पास, लेकिन आपसे संगीता जी एक बात समझना चाहूंगी और रेणु जी आपसे भी। नए जिले बनाने की बात कही गई है, जो कांग्रेस है उसने 9 नए जिले बनाने की बात कही है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 नए जिले बनाने की बात कही गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे दूरस्थ इलाके हैं जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, और अगर हम जिले ज्यादा बनाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्थिति सुविधाओं की है वो ज्यादा जनता तक मुहैया हो पाएगी, क्योंकि एरिया छोटा हो जाएगा। तो इसलिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जो 6 जिले बनाने की बात हुई है वो आम आदमी पार्टी बनाएगी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है वो 9 जिले बनाने की बात कर रही है। रेणु जी, सबसे बड़ी बात है पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे जिले हो, क्योंकि यह बहुत बड़े जिले हैं और बहुत मुश्किल होता है किसी भी अधिकारी के लिए, प्रशासन के लिए काम कर पाना। तो जितने जिले बनेंगे उतना ज्यादा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे और काम अच्छे से किया जाएगा। ठीक है कमलेश जी, और छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसके लिए लोगों को काफी दूर नहीं जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी हैं, इनका कहना है कि साहब आपकी योजनाएं खाली हवाएं हैं। वो बात ठीक है, लेकिन एक सवाल सुन लीजिए मेरा, एक सवाल पहले मैं इनका जवाब दे दूं ना मैडम, आप ये कुछ बोल देंगे उसका जवाब एक साथ तमाम जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं फिर आपका सवाल भी सुनूंगा, है ना। ये कह रहे हैं कि हर घर नल और हर जल नल, कि हम लोग जो बात करें फर्स्ट फेज का काम हुआ, फर्स्ट फेज के अंदर जितने भी दूर के इलाके हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें नलों की बिछाने की व्यवस्था हो गई है। अब प्राकृतिक स्रोत जो भी है हमारे, चाहे हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें जो प्राकृतिक स्रोत है उनके लिए भी बजट आवंटित हो गया है, और उनमें भी काम सेकंड फेज का काम चल रहा है। अरे आप थोड़ा समय तो लगेगा, पूरे प्रदेश सारे काम ही तो अधूरे हैं, सारी योजनाएं घोषणाओं में है बस। हाँ, मैं उसी का बात को आपको जवाब दे रहा हूँ। तो सेकंड फेज का जो कार्य काम होगा वो काम पूरा होगा। और जहां तक हम अपनी बात कर, आप ये देखिए ना, आपकी भी तो बड़ी बड़ी घोषणा है। आप कह रहे हैं कि हम ये मुफ्त देंगे, ये टीवी चैनल के माध्यम से ये कह के दिखा दीजिए कि अगर भाजपा ने 5 साल जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं तभी जनता हमें वोट दे। लेकिन आम आदमी पार्टी ये हिम्मत रखती है कहने की कि अगर हमने 5 साल आम आदमी पार्टी चंदाखोर पार्टी है। आम आदमी पार्टी से आज आप ये देखिए आए दिन आपकी पार्टी को छोड़ के लोग आपकी पार्टी में तो टिकट बेचे गए हैं। क्योंकि आपने 3.5 करोड़ रुपए 350 करोड़ रुपए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा हुआ है। आपने संजीव भट्ट जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी है, आपने तो टिकट बेचे हैं। आपकी पार्टी में पहले संगठन में भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है ना जिसने टिकट बेच रखे हैं, सबके लोग भाग रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। अभी आपका तो यहाँ कोई कितने बड़े घोटाले हुए हैं। अरे आपके टाइम पे तो घोटाला पहले हो गया। आपके यहाँ टिकटों का घोटाला हो गया जब आपके संगठन में पैसे दे करके टिकट बांटे गए हैं और सार्वजनिक जो आपके कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे छोड़ के भाग रहे हैं। 47 लोग आपकी पार्टी से भाग गए। भ्रष्टाचार की जननी टैंकर घोटाले की, अगर हम लोग दिल्ली में जो टैंकर घोटाले हैं उसके माफिया हैं अरविंद केजरीवाल टैंकर घोटाले के माफिया हैं। आपके जो ससोदिया है उत्तराखंड के लोगों की तुलना खुद दे सकती है। आप वही पार्टी है ना, आपकी मैडम पार्टी वही है ना जो उत्तराखंड के शहीदों के जो शहीद होते हैं उनके सपूत मारते हैं, है ना, वही पार्टी है ना। आप ये माफ कीजिए, आपका यहाँ ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है। आपकी पार्टी का यहाँ पे ज्यादा कुछ सुन लीजिए ना मैडम, आपकी पार्टी से आज तो जोड़ करके भाग रहे हैं। चलिए ठीक है। खैर संगीता जी, कमलेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया। रेणु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। खैर विपक्ष इस पर जवाब देने में नाकाम है, लेकिन जिस तरीके की बातें कमलेश जी कर रहे हैं, ये जो बातें हैं कि इसकी तुलना उससे कर दी, शहीदों का सम्मान नहीं किया,
बीजेपी की ओर से भी लगातार ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए महिलाओं के प्रति किस तरीके की फटी जींस के बयान सामने आए थे, तरह तरह के बयान है बीजेपी की ओर से भी, लेकिन इन बयानों का जिक्र फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। रेणु जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। मुस्कान जी, आप जानती है कि बीजेपी का काम ही है, अगर हम इनसे बात करेंगे जमीन की तो ये आसमान की बात करते हैं, और हम आसमान की करेंगे तो ये जमीन की बात करते हैं। सवालों के जवाब नहीं होते, कोई जवाब नहीं होता है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं होता। इन्हें पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए ये जवाब देने से भी बिल्कुल नाकाबिल है। ये लोकायुक्त का ही जवाब नहीं दे पा रहे, ये लोकायुक्त का जवाब देने में ही गायब हो जा रहे। जैसे राजधानी की बात करो तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे, तो ये क्या बोल पाएंगे। और इनकी आप दृष्टि पत्र देख लीजिए, इतनी बड़ी 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 बातें कही गई है कि आम इंसान एक बार पढ़े सोचेगा कि ये लिखा क्या है, समझ से पढ़े इनका घोषणा पत्र। पर साफ शब्दों में कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखा गया है कि ये लग रहा है कि भगवान जाने कौन सा इन्होंने श्लोक लिखा है। और ये बात करते हैं उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में ये करेंगे, अटल जी ने तो बनाया, मोदी जी संभालेंगे, ये ऐसा बोल के गए थे और खड्डे में डाल दिया। आज पहाड़ों की बात कर लीजिए, नल है लेकिन उनमें पानी नहीं है, पहाड़ की जवानी नदारद है। कोरोना काल में आप देख लीजिए, जितने सरकारी लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो आराम से बैठ के खा पाए, लेकिन युवाओं का क्या, जो बेरोजगार हुए, उनको कहाँ रोजगार दिया गया। वो दूसरे राज्यों से भाग कर आए, उसके बाद कोरोना काल खत्म हुआ, फिर भाग कर गए, क्या उन्हें रोजगार मिला यहाँ? इस कौन से ये पहाड़ों की जवानी की बात करते हैं? पहाड़ों की जवानी तो सच में पहाड़ों के काम नहीं आती है। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए आप, स्वास्थ्य में आप आए दिन देख रहे हैं कि गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, उनके बच्चे जन्म होते ही मर रहे हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल कोसों दूर है, हॉस्पिटल पहुंच भी जाती है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट नहीं है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी में कहीं दिखाया गया था कि कैंडल की रोशनी में महिलाएं दूध गर्म कर रही है बच्चों के लिए, तो कितना शर्म की बात है हमारे लिए। 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है और इसमें शर्म की बात है कि हमारे यहाँ की गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों के लिए दूध कैंडल लाइट में गर्म कर रही है। 21 साल में 5 साल से ज्यादा समय तो आपका भी था ना रेणु जी? बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त ये इतनी समस्याएं नहीं थी जो समस्या इन 5 सालों में हुई है। ये जो बीजेपी सरकार है, इनका ध्यान केवल अपने विधायकों और मुख्यमंत्रियों को बदलने में ही लगा रहा। उनका मंत्रालय लो, उनको दो, उनको डराओ, उनका मंत्रालय लो, दूसरे को दो, बस इसी में इनका ध्यान रहा। जनता पर कोई ध्यान नहीं रहा है। हमारे युवा दर दर भटक रहे, 5,000 की नौकरी करने के लिए भी वो जवाब दे दूं। हेल्थ सेक्टर, जॉब सेक्टर और इसी के साथ पहाड़ों की जवानी जो है वो पहाड़ों के काम नहीं आ रही है, ये तमाम बातें जो है वो कह रही है रेणु जी। इस पर जवाब तो आपसे चाहिए ही, कमलेश जी, दे दें आप जवाब। मैं एक चीज कहूंगा, ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में तो इतनी समस्या नहीं थी। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका कार्यकाल तो मतलब राम युग था, उस समय दूध की नदियां बहती थी। आप एक चीज बताइए ना, अगर इनके कार्यकाल में इतना बढ़िया था तो हरीश रावत को 2 जगह से हारना पड़ा, है ना। और भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। आज कांग्रेस सिमट करके आप ये देखिए कितने कम आ गई है। हम तो इनको, कांग्रेस को हम इनके जो चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व उनको सीरियस नहीं लेते हैं। आप एक चीज बताइए ना, जितना घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ है, उतना घोटाले की अगर भारतीय जनता पार्टी के इन 5 साल में एक भी घोटाला, एक भी आरोप किसी मंत्री या किसी विधायक पे आपने तो कोरोना टेस्टिंग घोटाला किसके काल में हुआ? अंदर तपस करिए, पहले हमारी संवेदनशीलता देखिए ना। एसआईटी का गठन हुआ, मुकदमा पंजीकृत हुआ। पहले बार किसी हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आईएएस और पीसीएस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। आपके कार्यकाल में तो क्या होता था? कांग्रेस के कार्यकाल में तो आप ये देखिए कि रातों रात चुनाव से 15 दिन पहले 11 खनन के पट्टे अपने मित्रगणों को दे दिए। आप ये देखिए ना, जितना भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भू माफिया, शराब माफिया, आपका जितना खनन माफिया है जो कांग्रेस के कार्यकाल में, उनका सर कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसीलिए आपको जनता ने 2017 में जवाब दिया है। मैडम, आप 2 सीट, मात्र 11 सीटों पे आके अटक गई थी आपकी।
और अब इनोवा आ रही है, इनोवा में आपके विधायक आ जाएंगे, 7 या 8 सीटें आ जाए तो गनीमत है। शायद इसी ये जो घमंड कमलेश जी आपका दिख रहा है, ये जो आपका गुरूर दिख रहा है, शायद इसी वजह से आप लगातार जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको तो आप टिकट दे रहे हैं। यही वजह होगी कि बीजेपी ने तो आना ही है, टिकट किसी को भी दे दिया जाए। महिलाओं के प्रति, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को हमेशा ऊपर उठाने की बात करती है बीजेपी, और बलात्कार के आरोपियों को टिकट दे रही है। आप ये बताइए, अगर महिला शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो योजनाएं हैं, सुनिए आप, हमारी जो योजनाएं, घसियारी योजना हमारी मात्र के लिए बनी हुई है, उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट अगर सम्मान दिया है, आप ये पूछिए ना कांग्रेस ने कितने महिलाओं को टिकट दिया है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को टिकट मिला है। कितनी महिलाएं और सबसे सर्वोच्च पदों में अगर कहीं स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी के आज नेत्री हमारे यहाँ है, सुरक्षित है। आज की स्थिति के हिसाब से कितनी महिलाएं कमलेश जी, कितनी महिलाओं को टिकट दिया लगाइए ना, आप ये लगा 7 से 10 टिकट हमारे यहाँ दिए। कांग्रेस के कार्य उसमें देखिए कितने टिकट मिले, या आम आदमी पार्टी ने कितने टिकट दिए। आप पहले जरा खुद रिसर्च कर लें कि आपकी पार्टी ने महिलाओं को कितने टिकट दिए, शायद आपको ये क्लियर नहीं है। संगीता जी देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जो भी सशक्त महिलाएं थी उनको टिकट दिया गया है। भाजपा तो यहाँ लगातार चुनाव लड़ रही है, 21 वर्षों से उत्तराखंड बना है, और उससे पहले भी जब यूपी में था ये उत्तराखंड का हिस्सा, तब भी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ही चुनाव के दौरान चुनी गई पार्टियां हैं। तो अगर 21 वर्षों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 21 से ज्यादा, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से ये दोनों पार्टियां ही रही हैं, तो इन्होंने तब से यहाँ काम नहीं किया है। और 21 वर्षों से तो उत्तराखंड बनने के बाद जब छोटा राज्य मिल गया तब भी ये काम नहीं कर पाए, और आज इनके पास जब जवाब देने का मौका नहीं होता है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाते हैं। जो इन्होंने अपना को बनाया उसका ये दे पा रहे हैं कि कहाँ 24 घंटे बिजली पानी हुआ। इन्होंने बात की थी ऑर्गेनिक खेती के लिए लोन दिया जाएगा, तो कितने लोगों को इन्होंने लोन दिया। तो ये जवाब जब इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया है और ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें, और जो नेता पुराने को पूरा करते हैं, नया पाएंगे। अब ये नया भी ले आए उठा करके। तुष्टीकरण की राजनीति मैडम आम आदमी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी की हमारा जो हर धर्म, सब धर्म, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। अब आप सुनोगे तो मैं बोलूंगा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। आपके यहाँ सुनिए, आप ये बताइए, आपके अरविंद केजरीवाल, अब सुनिए तो आपके अरविंद के कमलेश जी बात सुनिए, अभी तक की डिबेट में पूरा जितनी भी तीनों प्रवक्ता हैं सबसे ज्यादा समय आपको मिला है, लेकिन अभी तक आपने ना तो लोकायुक्त की बात की है और ना ही उत्तराखंड को राजधानी देने की बात की है। बार बार आपसे ये सवाल हो रहे हैं लेकिन इनका जवाब आपके पास नहीं है। रेणु जी। जी, मैं कमलेश जी से कहना चाहूंगी, अब ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इनके प्रदेश कार्यालय देहरादून में बीजेपी के महिला पदाधिकारी, उनसे आरएसएस के संगठन मंत्री रेप करता है, उसको क्या सजा दी जाती है, उनके खिलाफ क्या किया जाता है? ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जनता दरबार में बुजुर्ग विधवा महिला टीचर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। इस कानून में यह है कि सीएम गिरफ्तारी का आदेश देता है, उसका जवाब दे दीजिए। मैं महिला सम्मान की बात कर रही हूँ, कमलेश जी, महिला सम्मान, कमलेश जी, महिला सम्मान, कमलेश जी, महिला सम्मान, महिला सम्मान। आप देखिए ना, तिवारी जी का क्या महिला सम्मान में ये नहीं आता है? सब पता है आपकी कांग्रेस की 2002 से 2007 के बीच में महिलाओं का सम्मान कांग्रेस कितना करती है हमें पता है। मंत्री दरबार में मंत्री के सामने व्यापारी अपनी आत्महत्या कर लेता है, फिर महिला सम्मान को छोड़ देते। ये बता दीजिए, आप बातें कर रहे हैं घोषणा पत्र के, आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। हम बोल रहे हैं ना, हम चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए मेरे साथ किसी डिबेट में। 7,11,000 लोगों को हमने अस्थायी और अस्थायी रोजगार दिया है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे रोजगार के सेक्टर में, चाहे आपके सरकारी सेक्टर। बार बार ये बात करेंगे डिबेट में बताइए ना। अरे जब मौका आएगा विषय बिंदु पे आइए ना, हम घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, हमने जो कहा है वो किया है, और अभी भी हम तो घोषणा पत्र में कह रहे हैं करेंगे। ये गुरूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी आप आप बताइए ना कितने रोजगार दिए आपने? या मैडम आप बोल दीजिए, या ये पीछे से भी आवाज आ रही है कंफ्यूजन, और एक जने पूछेगा तो बताऊंगा आपको। बताइए, आप पूछिए क्या बोल रहे हैं, मैं बैठा हूँ,
आपके सम्मुख। कमलेश जी, आपकी सरकार में फार्मासिस्ट सड़कों पर है, उपनयन कर्मचारी सड़कों पर है, इवन पुलिस सड़कों पर है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक रोजगार की, उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि स्थिति ये है कि जिन लोगों के जितने ज्यादा पुष्कर सिंह धामी जी की जो सोच है, पुष्कर सिंह धामी जी जो युवा मुख्यमंत्री आज के देश में, उनके आप देखिए ना कितने निर्णय लिए हैं। उसके लिए हमने एसआईटी कई ऐसी मैंने समितियों का गठन किया है जिसके अंदर कुछ चीजें रह गई हैं, मानता हूं कई लोगों की व्यवस्थाएं, कहीं में न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, कई ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जिसमें न्यायालय में भी लोग जा रखे हैं, तो उसमें भी अगर कोई निर्णय लेने वाली बात होती है तो कोई ना कोई न्याय संगत ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम जनमानस, क्योंकि हम लोग न्याय को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो टेक्निकली स्थिति कहीं ना कहीं हो सकती है। मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुनिए, अगर आप थोड़ा सकारात्मक मानसिकता से ये बोलेंगे कि भाई साहब कांग्रेस ने सब कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, आप ये देखिए ना, आपके कार्यकाल में जितने घोटाले हुए हैं, क्या कांग्रेस, हमारे कार्यकाल में कोई घोटाला हुआ इस तरह का? आप बताइए ना। अब एक आप और कुंभ में साहब, कुंभ में हुआ, कुंभ में आप ये बताओ, तत्काल उन पे कार्रवाई की गई, एसआईटी का गठन किया, संवेदनशीलता देखिए भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार की। जिन मामलों में संवेदनशीलता की बात कर रही है कमलेश जी बीजेपी, ये वो मामले हैं जो सामने आ गए हैं। जरा एक बार सरकार बदलने दीजिए, तमाम घोटाले निकलकर सामने आएंगे। अरे घोटाले, चूहे का बच्चा भी अंदर करके देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं चैलेंज के साथ ये बोल रहा हूँ। कांग्रेस के जिन नेताओं पर आपने घोटालों के आरोप लगा, उनको तो आपने बीजेपी में ले लिया। ठीक है, संगीता जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप कैसे घोटाले की बातें करते हैं? अभी किसने किसको लिया, कौन कहा, ये विषय अलग है। भाजपा तो एक ऐसी सरकार है जब कर्मी हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट के पक्ष में फैसला आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में उन युवाओं के विपक्ष में फैसला, वहां अपील दायर कर देते हैं, रिट दायर कर देते हैं। जब समान कार्य समान वेतन हाईकोर्ट एक डिसीजन ले लेता है तो सरकार उसके अगेंस्ट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये भाजपा का ऐसा चाल चरित्र और चेहरा है। और ये कहते हैं हम युवाओं के साथ हैं, हमने रोजगार दिया है। पुलिसकर्मी 4600 ग्रेड पे के लिए सड़कों पर बैठे रहे। ये कहते हैं हमने सरकारी कर्मचारियों की बात की। ऐसे डिपार्टमेंट के लोग थे जो इनके 5 साल के कार्यकाल में सड़कों पर नहीं आए, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं हो, हम किसानों की बात करें, हम उपनल कर्मियों की बात करें, पुलिस की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, तो सारे लोगों को तो इन्होंने सड़कों पर ला दिया। और अब ये बात करते हैं कि हमने नौकरी दे दी। तो ये झूठ के पुलिंदों को लेकर के, और ये कौन सा चश्मा पहन करके बैठते हैं जो इन्हें ऐसा लगता है कि विकास की गंगा बह रही है, और बाकी लोगों को ही दिखाई नहीं देता कि विकास की गंगा बह रही है। यहाँ पर बस इन्हीं को दिखाई देता है भाजपा को कि उसी गंगा में ये नहा रहे हैं और डुबकियां लगा रहे हैं और 3-3 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। और यहाँ की जनता बेहाल है, 21 साल बाद भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज जनता के मुद्दों की बात कीजिए। जनता तो अभी भी बुनियादी सेवाओं से वंचित रह रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी रेणु जी। जी, जनता तो अभी भी उत्तराखंड में बुनियादी सेवाओं से ही वंचित है। बहुत ही वंचित है, बिल्कुल है जी। बहुत बड़े संघ की बात है। बीजेपी सरकार ने 5 साल में केवल और केवल अपने मुख्यमंत्रियों को रोजगार दिया है। देखिए, 21 साल में रेणु जी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उत्तराखंड के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने 10 साल कांग्रेस को और 11 साल भाजपा को दिए हैं। बुनियादी सेवाओं से तो वंचित दोनों का दायित्व बनता था चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की। कराएं। बिल्कुल, 5 साल की जो सरकार रही हरीश रावत जी की, उसमें पूरी कोशिश की गई उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी राज्यों के लिए, पहाड़ी जिले के लिए कि हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों का जो पौधा झोंगोरा, जो मूलभूत जो चीजें पहाड़ों में होती है, कृषि को बढ़ावा दिया गया। दूध जो महिला डेयरी है उसको बढ़ावा दिया गया। हरीश रावत जी की सरकार के टाइम पे गंगा गाय योजना एक शुरू की गई थी, उसको भी बीजेपी सरकार ने बंद करवाया। सहकारी जो समितियां हैं, समूह है, महिला मंगल दल, उनको हरीश रावत जी की सरकार में ही बढ़ावा दिया गया था। और आगे भी मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस की सरकार आके हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिल्कुल वो जो अधूरे काम छूट गए तो उनको पूरा किया जाएगा। अरे हम तो ये कहते हैं हरीश रावत को फेस बना दीजिए ना, मुख्यमंत्री। घोषणा क्यों नहीं करते कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत है?
क्यों ऐसे बार बार हरीश रावत जी की बात आप कर रहे हो कि जी वो उनकी सरकार मुख्यमंत्री चेहरे का मुद्दा नहीं है, लेकिन वो मुद्दा आपने उठा मुद्दा लिया। मैं बात कर रहा हूं ना, रोजगार पिछले 5 सालों के कार्यकाल का मुद्दा है, पिछले 5 साल मैं का बता रहा हूं ना, रोजगार का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हमने बोला, मैं जब बोल रहा हूँ 7,11,000 बताइए जरा, पता है आपको कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं उत्तराखंड में? तो एक आप सुन लीजिए ना, ये ऐसा थोड़ी होता है। आप तो डिबेट में दूसरे दिन से कोई आएगा, आप तो अपने आपके तंत्र में बोलता नहीं हूँ, और जैसे मैं बोलना चालू करूँगा आप बड़ बोलो ना, मेरे को आपकी बात समझ में आ रही ना आपको मेरी आ रही। अरे सुन लीजिए, डिबेट की गरिमा डिबेट की भी गरिमा होती है, भाषा की मर्यादा में भी रहकर बात करें कमलेश जी तो बेहतर होगा। ठीक है, मर्यादा में रह करके बात कर रहा हूँ। ठीक है कमलेश जी, ठीक है, सुन रहे हैं, दोनों प्रवक्ता आपको सुन रहे हैं। आप बस रोजगार की बात करें, आप लोकायुक्त की बात करें, आप ग्रीष्मकालीन राजधानी जो आपने गैरसैंण बनाई है उत्तराखंड को अभी तक क्यों एक राजधानी नहीं मिली उसकी बात करें। ये 3 मुद्दे और तीनों पर जवाब आपके। मैं अगर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की हम लोग बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ। आप ये बताइए ना, वहाँ पे सत्र भी चले हैं, उसके बाद हम आज हम राजधानी के लिए भी सीरियस है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे उससे भी पहले कुछ ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनको करना है, जो सरकार की प्रायोरिटी है, आम जनमानस की प्रायोरिटी है, जो हमने प्रत्येक व्यक्ति, आप ये बताइए अगर ये मुद्दा बढ़ करके आए कि हाँ, हमने कहा ना, हमने तो ओपन वो करें कि भाई प्रत्येक 70 विधानसभा में जनमत कराया है, लोगों से हमने कलेक्ट किए कि भाई क्या हम अपने मैनिफेस्टो में रखें, उसके हिसाब से हमने मैनिफेस्टो बनाया, तो हम उनको प्रायोरिटी देंगे ना। या खाली एक व्यक्ति और एक दल खाली एक चीज पकड़ करके चलेगा कि साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आम जनमानस का जनमत के तहत हमने तो बहुत अच्छी प्रक्रिया करी, उसके बाद दृष्टि पत्र बनाया। अब आप उसमें कोई जबरदस्ती अगर कोई दल अपनी चीज थोपेगा कि नहीं जी ये होना चाहिए, हमने अगर जो चुनाव किया हुआ कोई गलत तो नहीं किया होगा, क्योंकि जब हमने 70 विधानसभा में अपनी वैन के द्वारा, अपने वॉलंटियर के द्वारा आम जनमानस से राय मांगी, उसके बाद उसमें कमेटी बनाई गई। कौन ऐसा संगठन या कौन ऐसी सरकार ये चाहेगी कि मैं ऐसे मुद्दों पे काम करूं जिसकी जरूरत ही ना हो प्रदेश को। तो हमने अगर 2017 से पहले जो कार्य किए हैं, अपने जो घोषणा संकल्प पत्र में हमारी जो वादे थे, मैं ये मानता हूं कि उनमें से कई वादे पूरे हुए। आप ये देखा 2 साल का जो कोरोना काल खंड है, उसमें जहां पे जान बचाना सबसे बड़ा चैलेंज था, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन की बात करते थे, यही वो कांग्रेसी हैं। क्यों एक बार बता दीजिए, रोजगार कितने व्यक्तियों को मिला, पंजीकृत बेरोजगार, पंजीकृत रोजगार कितनों को दिया, बताएं, एक बार बताएं तो सही। आप लीजिए, अब मैं दूसरे मुद्दे में बात कर रहा हूं, रोजगार के मुद्दे में आप एक चीज लेके चलिए कि आप ये चीज देखिए कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो 1,65,000 लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली है हमारे कालखंड के अंदर। इसी अगर आप ITR से या कहीं से सूचना मांगेंगे तो ये जानकारी मैं आपके कहा दस्तावेज भी रख दूंगा इस चीज के। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अटल बिहारी सरकार ने पैकेज जो बढ़ाया था, उसमें विशेष करके प्रावधान किया गया था कि स्थायी युवाओं को उत्तराखंड के 70% रोजगार मिले। उसके अलावा आप ये देखेंगे इसका निजी सेक्टर के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, करीबन 2.5 लाख युवाओं को निजी सेक्टर में जॉब मिला है, जिसके अंदर रेलवे जो हमारी परियोजना चल रही है उसके अंदर है। आप ये देखिए, मैं मानता हूं फिर भी बेरोजगारी दर बढ़ रखी है, बेरोजगार आज युवा है, बेरोजगार इंटरनेशनल समस्या है, इस चीज को मैं मानता हूं। और हमारी सरकार ने इसी को देखते हुए एक नई योजना बनाई है, जिसके अंदर हम स्वरोजगार की योजना, जिसके अंदर मत्स्य पालन है, होम स्टे है, ट्रैकिंग है, राफ्टिंग है, आपका भेड़ पालन है, छोटे छोटे उनको हमने सब्सिडी दी है। तराई क्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं 25% और पहाड़ी क्षेत्रों में 35% सब्सिडी दी है। और युवाओं को सिंगल विंडो से कार्य के लिए हम लोग तो पाइपलाइन में कई चीजें चल रही हैं। अगर प्रैक्टिकली आप ये बोलोगे, आपने सवाल पूछा था रोजगार के लिए, रेणु जी आपके पास में आऊंगी। संगीता जी कम समय में अपनी बात रखिएगा, समय की कमी है, मात्र 30 सेकंड। देखिए उनियाल भाई ये बता ही नहीं पाए कि कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं उत्तराखंड में और कितनों को इन्होंने उसमें से रोजगार दिया है। तो अगर मैं 2021 की बात करूं तो केवल 8 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। तो यहाँ जो पंजीकृत, ये लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि हमने स्वरोजगार, प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर सब में रोजगार दिया है। जब इन्होंने इतना रोजगार दे दिया तो आज भी लगभग 10 लाख युवा उत्तराखंड में बेरोजगार क्यों हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। संगीता जी समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है संगीता जी, ठीक है। और रेणु जी आपका भी मात्र 30 सेकंड में आखिरी कमेंट। मैं संगीता जी से सवाल करना चाहूंगी कि आप पार्टी अगर उत्तराखंड में लड़ रही है तो किन मुद्दों पर लड़ रही है। सबसे पहली बात तो उनकी जो महिला वाली बात करनी चाहे तो उनकी प्रवक्ता है उमा सिसोदिया जी,
वो उत्तराखंड की भोली भाली जनता की तुलना कुत्ते से करती है। और उत्तराखंड में पहाड़ी है तो देहरादून में उन्होंने कितनी सीटों पर कितने टिकट गढ़वालियों को दिए हैं, वो बता दीजिए कि क्या लेकर के वो लोग उत्तराखंड में लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात मत कीजिए आप ये बताइए कि आप किस मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं। पत्र भी आम आदमी पार्टी का चुरा लेती है, जो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो खुद शराब पी करके महिलाओं को छेड़ते हैं, उन पर दर्जनों आरोप लगाए गए हैं। कुछ भी कह देंगे तो वो सही नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ की जनता कुछ को भी देख रही है कि क्या है ये कुछ भी नहीं है मैडम, ये साक्ष्य है जो भी हमारा चुरा लेती है आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता थे सब निकल गए है, वो अपने मैनिफेस्टो में रख लेते हैं। और जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता सारे निकल गए हैं, पूरी नहीं हो पाएगी। सबने बोला है कि टिकट बेचा है, आते हैं तो देखिए और अगर ये है तो आप ले आइए सामने, उसको जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। मैं ठीक है, इस में से बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन उत्तराखंड में बात यह है कि जो उत्तराखंड के बुनियादी सेवाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनसे आज भी उत्तराखंड वंचित है। 21 साल उत्तराखंड को हो गए हैं बने को और 21 साल में 2 सरकारों ने राज किया, लेकिन दोनों ही सरकारों जो उत्तराखंड को ना तो एक राजधानी दे पाई है स्थायी और न ही पूरे तरीके से जो बुनियादी सेवाएं पहाड़ों में लोगों को मिलनी चाहिए वो लोगों तक मिल पाई है। अब देखना होगा कि जनता तमाम मैनिफेस्टो को देखते हुए किसको अपना विश्वास जताती है और किसको उत्तराखंड का सरताज बनाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।